जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग काफ़ी दिनों के बाद इंटरेक्शन कर रहे हैं। बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से हम जो है इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सके थे, लेकिन अब वो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, इसलिए हम लोग दोबारा जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी लगभग भरे जा चुके हैं और आप लोग, हमें उम्मीद है कि अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। दिसंबर 2023 में पेपर होना है, यूजीसी ने जारी कर दिया है। अभी जो है सब्जेक्ट वाइज डेट अभी घोषित नहीं की गई है और एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आपका पेपर किस डेट से किस डेट के बीच में होना है। तो अगर आपका पेपर 10 दिसंबर के आसपास भी या 15 दिसंबर के आसपास भी अगर पड़ता है, तो अभी देखा जाए तो हम लोगों के पास जो टाइम है वो लगभग आपके पास जो है 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस 1.5 महीने में हम लोग एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ यूजीसी जीआरएफ को क्लियर कर सकते हैं, खासकर वो छात्र जो पहले से ही जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है यूजीसी नेट जीआरएफ, ये अपने आप में एक जो है नेशनल लेवल की परीक्षा है। आप जैसा कि आप जानते ही हैं, हर साल लगभग इसका जो शेड्यूल है वो 2 बार होना है, लेकिन कोविड के टाइम से इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। कोविड के टाइम में के कारण जो है एग्ज़ाम अपने टाइम पे नहीं हो पाया है, लेकिन यूजीसी लगातार प्रयास कर रहा है और इस बार से लगभग वो अपनी पटरी पे आ जाएगा। ये परीक्षा हर साल 2 बार आयोजित कराई जाती है और हर साल देखा जाए, अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात की जाए तो लगभग 1000 नेट और लगभग 350 से 400 बच्चे जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो हर साल एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो जो जो डेटा हमने निकाला है यूजीसी से, तो लगभग 25 से 30 हज़ार या कभी-कभी 35 हज़ार ज्योग्राफी के स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और 35 हज़ार या 30 हज़ार स्टूडेंट में अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको उन जो है 300 साढ़े 300 बच्चों के अंदर आना होगा, और अगर नेट क्वालिफाई करना है तो 1000 बच्चों के अंदर आना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हम इस कार्य को संभव तो नहीं कहेंगे अगर हम एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करते हैं। तो ये परीक्षा जो है क्रैक करना बहुत ही कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना, जिसमें आपको एक उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग थोड़ा इसी पे बात करेंगे कि कैसे, विशेषकर हम आज फर्स्ट पेपर पे बात करेंगे, जो है आपका जो कॉमन पेपर होता है, जो सबके लिए जो है कॉमन है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं आपके जो है कॉमन पेपर को लेकर। या कॉमन पेपर में आपके टोटल 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट सब्जेक्ट में ही है, तो टोटल आपको 20 यूनिट तैयार करना है। और 20 यूनिट को अगर हम एक टॉपिक वाइज जितने भी सिलेबस में दिया गया है ऐसे स्टडी करेंगे तो लगभग आपको कम से कम 1 साल का जो है टाइम चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास टाइम उतना है नहीं। जो भी टाइम हम लोगों के पास है, हम चाहेंगे कि उस टाइम के अंदर उसको अच्छे से मैनेजमेंट करके टाइम को, और अगर एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही, ये जो आपको कठिन सा कार्य लग रहा है, जो पहाड़ जैसा आपको सिलेबस लग रहा है, उसको अगर हम लोग तोड़ के पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही जो है कम टाइम में इसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज हम अभी जो बात करने वाले हैं वो फर्स्ट पेपर को लेकर बात करने वाले हैं कि फ़र्स्ट पेपर में आप अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, कैसे आपको जो फर्स्ट पेपर को तैयार करना चाहिए, उसके लिए सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, और आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी जिसके तहत आप फर्स्ट पेपर में जो है एक एवरेज 35 क्वेश्चन को अच्छे से 50 में जो है करेक्ट कर सकें। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो आपके जीआरएफ होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फर्स्ट पेपर का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट में जो सभी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं वो लगभग ऑन एवरेज बराबर होते हैं। जो लीड आप प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं कैसे प्राप्त करते हैं, फर्स्ट पेपर से ही प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस मेरे हाथों में है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको देखता हूँ तो इसमें आपको 10 यूनिट दिए गए हैं टोटल। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन, इसमें ये भी क्या किया गया है, तय कर दिया गया है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में
पूछे जाएंगे। लेकिन पहले के पैटर्न देखेंगे जब 2019 से, तो हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते थे। लेकिन 19 के बाद से जब से जो है एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा क्या है, उसने कॉम्प्लेक्स कर दिया है, फर्स्ट पेपर को जटिल बना दिया है। ठीक है, क्यों जटिल बना दिया है? क्योंकि अब वो टीचिंग के क्वेश्चन को आईसीटी से मिक्स कर दे रहा है और रिसर्च के क्वेश्चन को टीचिंग से मिक्स करके वो पूछ रहा है। इसलिए जो पेपर हो जा रहा है थोड़ा सा लेंदी बन रहा है और हम खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन रिसर्च का है या ये क्वेश्चन आईसीटी का है। ठीक है, कुछ यूनिट अभी भी ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन वो अलग से पूछता है, लेकिन 2-3 यूनिट ऐसे हैं जिससे वो क्वेश्चन क्या कर दे रहा है, मिक्स कर दे रहा है, जिससे हमें क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पेपर की क्या हो जाती है, जटिलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेटजी रही है, जो जब मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था, तो इसमें टोटल मेरे 30 जो है 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 सही थे। तो मैंने जिस जो है स्ट्रेटजी को अपनाया था, वही स्ट्रेटजी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और जो है आपको अगर इसमें से कुछ बेनिफिट लगेगा तो आप भी इस स्ट्रेटजी को जो है अपने ऊपर फॉलो कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो इसमें 10 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें हम आपको बात करें तो एक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, चौथा है आपका कम्युनिकेशन, पाँचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग, छठा है आपका लॉजिकल रीजनिंग, सातवां है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और आठवां है आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नौवां यूनिट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड 10वां यूनिट है आपका हायर एजुकेशन, यानी जो उच्चतर शिक्षा वाला पोर्शन है। ठीक है, ये 10 यूनिट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हमें क्या करना है कि इस 10 यूनिट में कुछ यूनिट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो टाइम तो कम है ही, वो तो एक जो है फैक्टर है ही। लेकिन हमें क्या करना है, इस 10 यूनिट में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आप कभी भी अपने एकेडमिक जो है एजुकेशन के दौरान नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग की बात की जाए या रिसर्च की बात की जाए या इसमें कुछ आईसीटी की बात की जाए। ठीक है, तो ये सारे यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं जो अभी लगभग कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो उसके लिए ये नए नए होते हैं। बाकी कुछ यूनिट्स इसमें ऐसे हैं जो आप लगभग जो है 10th से ही पढ़ते हैं, जैसे मैथ की बात किया जाए, रीजनिंग की बात किया जाए या पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस 10 यूनिट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपको जो है किस यूनिट में बहुत ही आप क्या महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं, किस यूनिट को बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए, पहला यूनिट हम इसमें अगर जो नाम लेंगे प्रायोरिटी के तौर पे, तो पहला आप अच्छे से तैयार कीजिए कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इसमें 2 प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, एक आता है आपका इन्फॉर्मेटिव, ठीक है ना, सूचनात्मक, कुछ सूचनाएं दी होती हैं और वहाँ से निकाल के आपको क्वेश्चन लगाना होता है। दूसरा थोड़ा सा अब जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें थोड़ा सा जो है, जो क्वेश्चन का नेचर कर दे रहा है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो फिलोसफिकल आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दार्शनिकता का भाव उसमें दिखता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप 5 में 5 सही कर सकते हैं। जो है कैसे सही कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर में जितने भी जो है अभी तक पेपर हुए हैं, ठीक है, हर साल अगर देखा जाए कि एक, अगर मान लीजिए कि 6 महीने में एक बार यूजीसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, तो जो एक कॉमन पेपर है इसमें लगभग 30 या 35 सेट आपको मिल जाते हैं। तो आप जो है लगभग 2 या 3 साल का लगभग 100 या जो है लगभग 120 सेट लेकर जो है 4 बार के एग्ज़ाम का आप अपने पास उसको पीओआई की रख लीजिए। और उस समय आप कॉम्प्रीहेंशन को क्या कीजिए, बार बार ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इवन आप यूजीसी का प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको क्या जो है सामने निकल के आएगा कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। आप जो कॉम्प्रीहेंशन पूछ रहा है, क्या आप जो है पैसेज को समझने में गलती करते हैं, ठीक है, या जो है कभी कभी क्या होता है कि ये स्क्रीन पे वहाँ पूरा का पूरा शो नहीं करता है, बल्कि आधा शो करेगा, आपको स्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ेगा दाएँ बाएँ ऊपर नीचे। तो इससे क्या होती है, एक झुंझलाहट सी आती है, बच्चे जो है एकदम से क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि जो है टाइम भी ले रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। कभी कभी आपके साथ क्या होगा कि ऊपर की लाइनें पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा पैसेज, और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपने पैसेज में क्या पढ़ा था ये आपका गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बार जो है आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़िए। दूसरी बार क्या कीजिए, आप जो है
तो उस पैसे में कुछ कीवर्ड को रहेंगे, कुछ कीवर्ड को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तुरंत आप आइए क्वेश्चन पे, फिर क्वेश्चन जो है पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत उस जो है पेपर में उसको ढूंढिए जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपको पैसेज पढ़ने में नहीं लगाना है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ेंगे नीचे आते भूल जाएंगे। इसलिए आपको जो है पहले क्वेश्चन देखना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पहले अच्छे से आप एक तरह से मगअप कर लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब आप पैसेज पढ़िए, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि हाँ ये कीवर्ड मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर इसी के आसपास कहीं दिया होगा। तो ये जो आप कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, इसको अच्छे से आप कर पाएंगे। इसके लिए सबसे जो है ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो क्या है, इसके कीवर्ड पे जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें कोई जो है लॉजिक आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये जो यूनिट है इसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात किया जाए कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में क्या है, जो कम्युनिकेशन में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका एब्रीविएशन का पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है कि आप इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो ये जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे, इसमें भी आपका जो है फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो फर्स्ट पेपर में क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अभी हम आपको सोर्स बता देंगे लास्ट में कि आप कहाँ से इसको पढ़िए। तो पढ़ने के बाद क्या है कि जो है आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे आईसीटी वाला, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि हर साल आपको कहाँ से मिल रहा है, फुल फॉर्म से मिल रहा है। तो कुछ फुल फॉर्म को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हर साल जो है इसमें देखा जा रहा है कि आईसीटी में कुछ नए जो है जो अभी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, ठीक है। या इसमें हम देखते हैं कि इसका एक तरीका है, जैसे मैंने ये देखा है कि जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, जैसे एक एग्जांपल दिया जाए आईसीटी में कि कभी कभी पूछता था कि इस निम्न में से कौन सा जो है सर्च इंजन है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, ठीक है। या कभी कभी 6-7 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें 2-3 सर्च इंजन डाल दिए जाएंगे और कुछ वेब ब्राउजर के नाम डाल दिए जाएंगे। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो जब कभी भी आप जैसे आप सर्च इंजन पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप अच्छे से देखिए, उसका नोट्स बनाइए कि सर्च इंजन इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप तुरंत गूगल कीजिए कि कुछ सर्च इंजन के नाम क्या क्या है। पता लग रहा है जैसे एक अगर जनरल बात किया जाए तो लगभग लोगों को गूगल के बारे में ही पता होता है कि ये सर्च इंजन है, लेकिन गूगल के अतिरिक्त बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया, आप देखेंगे, ठीक है, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, मोजिला हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन अभी क्रोम की बात किया जाए, ये क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र की बात की जाए तो उसमें तो ऑलरेडी ब्राउज़र का नाम लगा हुआ है। तो कभी भी जो है आप क्या है कि आप क्वेश्चन देखें, आंसर लगा के आप प्रैक्टिस कर लिए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि जब उसमें ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट पेपर में, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको चारों ऑप्शन को देखना है, 4, 5, 6 जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, और उससे एक आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा अगले साल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आईसीटी में कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक कुछ एप्लीकेशन वाले पार्ट हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ऐसे डाल दिया जाएगा। सर्च इंजन हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, आपको कुछ फुल फॉर्म दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ जो इमेज के फॉर्मेट होते हैं, कौन सा जेपीजी होता है, ठीक है, कौन सा पीडीएफ फॉर्म में होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगी। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि आप लगभग जो है कि जब पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिट भी आपके क्या है, एक कंट्रोल में है, आपके पकड़ में है। तो ये 2 यूनिट आप अच्छे से देख सकते हैं। अगले यूनिट की बात की जाए जिसमें प्रायोरिटी की, तो ये मैथमेटिकल्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड है। किसी भी स्टूडेंट का जिसका हाई स्कूल तक अगर मैथ रहा है, तो इसमें जो मैथ पूछा जा रहा है वो उतना टफ नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इसमें एक ऐसा जो है जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे बात किया जाए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर लिया जाए, या बात किया जाए कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज, या जो है साधारण ब्याज, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख कर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ से भी क्या है, आपका 5 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगला यूनिट अगर देखा जाए जो जिसको प्रायोरिटी देनी है तीसरे यूनिट के बाद, चौथी यूनिट, वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2 सालों का अगर पेपर एनालाइज किया गया है तो उसमें ये पाएंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है वो डेप्थ में दे रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करना है और उसके तरीकों को समझना है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, आप इसको स्किप
नहीं कर सकते। हर चीज़ जब स्किप कर देंगे तो आपके पास बचेगा ही क्या। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको सही करना है बाई एनी कॉस्ट। अगर आप 10 तक मैथ पढ़े हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है। कभी इस बार देखेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया था, इसके पहले वाले में थोड़ा सा क्या था, टिपिकल क्वेश्चन ही दिया था। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो लगातार प्रैक्टिस किए थे उनसे बात किया गया तो उनके लिए जो है क्या काफ़ी आसान लगा, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो कम प्रैक्टिस किए थे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। होता क्या है जनरली कि पहले आपके सामने अगर कोई फर्स्ट पेपर करता है तो अमूमन डेटा इंटरप्रिटेशन ही खुल के सामने आता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा क्या है कि वो प्रेशर ले लेता है, यार मेरा ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ठीक है ये क्वेश्चन आपका नहीं लग रहा है तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। अभी आपके पास अगर एक क्वेश्चन नहीं लगा पाए हैं, 149 क्वेश्चन रिमाइंडर है। ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। मैंने कई बार आपको पढ़ाते समय बताया है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही बताया है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर लगातार आपको 5 क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल भी आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए। अगर आप 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपके पास 145 क्वेश्चन शेष है, आप उसमें कीजिए ना, क्यों इतना प्रेशर ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये नहीं आ रहा है तो इससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा तुरंत, ठीक है। ये यहीं से आपका एग्ज़ाम ख़त्म है। तो ये प्रेशर, ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूँ इसको आपको प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। आपको रूम पे बैठ कर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, आपको प्रेशर यहीं पर हैंडल करना पड़ेगा। मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी है, आप अगर टाइमर लगा के इसको सॉल्व करते हैं तो आपको प्रेशर ऑटोमेटिक यहीं पर आप अगर हैंडल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको प्रेशर ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये भी यूनिट आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, जो है तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगला यूनिट की बात किया जाए तो हम अगले यूनिट में बात करेंगे जो ये है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन 2 तरीके का आता है। यहाँ से अभी तक जो ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं वो इन्फॉर्मेटिव, जिसको हम फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कि जो है कोई सबमिट हुआ, जैसे अर्थ सबमिट हुआ, अर्थ सबमिट में बहुत सारे जो डिसीजन लिए गए तो वो सबमिट कहाँ पे हुई, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। या अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस एमिशन में कौन कौन से कंट्री टॉप 4 पे हैं, या CO2 में कौन सा टॉप 4 पे है। ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है। कुछ ऐसे वो माइन्यूट चीज़ों को दे देता है, जैसे जियो थर्मल एनर्जी का टॉप 4 की लिस्ट आप बना लीजिए, जिसमें इंडिया को जरूर आपको शामिल करना है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना % जो है जियो थर्मल एनर्जी जो है क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आया है, आप तक देखा गया है। पहले आता था, अब तो एक बिल्कुल क्या है जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही दे रहा है आपको। SDG इंडेक्स जो 17 गोल हैं, ठीक है, उसको आपको याद होने चाहिए कि किस जो है नंबर पे किस गोल में कौन सी बातें कही गई हैं। तो अगर ऐसा आप तैयार करते हैं, टॉप 4 जियो थर्मल एनर्जी का याद कर लें, ठीक है, टॉप 4 जो है कोल प्रोडक्शन किसका है, ऐसे जो अगर याद करते हैं तो ये जो है आपको अच्छे से, ये भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसमें भी कोई बहुत जो है आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखेंगे ज़्यादातर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ही इसमें क्या कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर पीरियोडिटी की बात किया जाएगा तो हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी तक की जो बात किया जाए, ठीक है, एंशिएंट इंडिया से लेकर वर्तमान में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, जैसे एंशिएंट इंडिया में आपका जो है गोकुल वाला सिस्टम रहता था, गोकुल में लोग पढ़ते थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया, फिर जो है कुछ हमारे यहाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो है एजुकेशन पॉलिसी आना स्टार्ट हुई। तो ये जो सिस्टमेटिक क्रम में है, जैसे बहुत सारे कमीशन बने हैं आपके जो एजुकेशन पे, कोठारी कमीशन बनाया गया, मुदमलियर कमीशन बनाया गया, सर्जेंट कमीशन बनाया गया। कमीशन कब कब बनाने की रिकमेंडेशन क्या क्या थी, जैसे सैडलर आयोग बना तो उन्होंने 10+2+3 जैसे कॉन्सेप्ट दिए। न्यू पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका, 1 या 2 क्वेश्चन आपका तो पॉलिसी से ही मिल जाने वाला है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखा जा रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट, आप जो है गूगल कीजिए कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव एजुकेशन में क्या क्या रहे हैं 2023 में। तो जैसे मान लीजिए अब जब स्वयं प्रभा चलाया गया, ठीक है, स्वयं प्रभा एक प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, उसको लॉन्च किया गया। तो उसमें जो स्वयं प्रभा के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, उसी के बारे में वो जो है उस वर्ष क्या किया गया, एग्ज़ाम में पूछ लिया गया आपके ये जो है UGC के। तो कोई भी इनिशिएटिव यानी कोई भी पोर्टल, कोई भी ऐप लॉन्च किया गया है तो केवल उसका नाम ही नहीं पढ़ना है आपको, नाम तो याद होना चाहिए कि इस किससे रिलेटेड है। साथ ही साथ उसके अंदर अगर कोई बातें कही गई है तो उस बातों का आप एक अच्छा सा नोट बना लेंगे। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हायर एजुकेशन में, इसमें कम से कम आपके 3 क्वेश्चन आसानी से बिना किसी जो है परेशानी के आप कर सकते हैं। ये 2-3 डायरेक्शन आपको इसमें क्या करना है, देखना है, ठीक है। अब
जो आपका जो ये 7 यूनिट आपका हो गया, ये 7 यूनिट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये 7 यूनिट में हमें नहीं लग रहा है कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस होगा। उसके बाद जो आपका ये जो 3 यूनिट बचता है, जिसमें हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड्स की, रिसर्च एप्टीट्यूड की, और एक आपका बचता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में भी क्या है कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से ऐसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, देखिए कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है यूजीसी का, ठीक है, और एनटीए का, तो वो क्या है, वो अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे आपका है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, तो उसमें कुछ ऑप्शन आपको ऐसे डाल देंगे, ठीक है, कि आप उसको कभी पढ़े नहीं होंगे, उसको आपको बस ऐसे एज जो समझ के करना पड़ेगा। यानी अगर आप कहीं पर भी एग्जाम में अगर वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, तुरंत आप गूगल कीजिए, उसके अतिरिक्त जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन के या नॉन वर्बल के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसको तुरंत आप गूगल से देख के नोट कर लीजिए। वही एग्जाम में आपके क्या किया करेगा, पूछा जाएगा। या जो आपके 4 ऑप्शन है, तो आप एक ऑप्शन देख कर कि हाँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बस आप आगे एक टिक लगा के निकल जाते हैं पढ़ते समय। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन देखना है, सोचना है कि अच्छा ये वर्बल क्यों हुआ, ये नॉन वर्बल क्यों हुआ। ऐसा इस तरीके से जब सोचेंगे आप, तब वहाँ पर ये चीज़ें आपको कठिन नहीं लगेंगी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है वो 1 या 2 क्वेश्चन स्टैटिक दे रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन आपको अप्लाइड ही देगा, ठीक है। एक कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है विथ एग्जाम्पल्स, और जो आपका नॉन वर्बल है, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, उसको अच्छे से आपको इसमें क्या करना है, देख लेना है, और कुछ टॉपिक इसमें जो भी आपके दिए गए हैं उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। ये हो गया आपका जो है कम्युनिकेशन का पार्ट। अब आपका बचा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात किया जाए, ठीक है, तो रिसर्च में कुछ जैसे एक है रिसर्च के टाइप्स। रिसर्च के टाइप से आपको जो है एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, एक यहाँ से तैयार करना है। एक होता है रिसर्च स्टेप्स, ठीक है, यानी रिसर्च के दौरान कौन कौन से स्टेप, आपको 6-7 स्टेप दे दिया जाएगा, उसको आपको कहा जाएगा आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। एक आपको याद होना चाहिए सैम्पलिंग, जो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसमें भी कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा नॉन प्रोबेबल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एग्जाम में आ गया कि कौन सा जो है सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है। अब आपने क्या किया, 4 ऑप्शन देखा, एक आपने लगाया या आपने देखा, याद कर लिया, आगे बढ़ गए। उसमें आप एग्जाम्पल देखिए, आप अगर आप 120 सेट सॉल्व करते तो सोचिए आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जब कभी एग्जाम में पूछेगा तो वहीं से पूछेगा आपको, जो 4 साल पहले वो ऑप्शन में दिया था, पूछ लिया था, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन है उसको आप देखिए और उसका नोट्स बनाइए। तो ये एक सैम्पलिंग वाला आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद में ये अगर आप यहाँ पे देखते हैं कुछ ये जो 3-4 आपको टॉपिक्स बताए गए, यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग क्या है आपके एग्जाम में तय है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टीचिंग्स में, ठीक है। तो टीचिंग्स में क्या है, टीचिंग्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खुद सेंस पे वो डिपेंड करता है कि आप वहीं पर डिसीजन क्या लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने की है, जैसे जो है टीचिंग के मेथड्स हो गए, या टीचर और टीचिंग्स लर्निंग मेथड्स हो गए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, और बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स हैं। बीच में कुछ जो है दिन में ये देखा गया है कि कुछ जो है जो टीचिंग और लर्निंग के मैथडोलॉजी पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाँ कोई जो है जैसे कौन का डेल मॉडल हो गया, ऐसे जो कुछ जो है स्कॉलर से नाम देकर पूछा गया है। अगर आप उसको नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोहलर के बारे में पूछ लिया गया है, स्किनर के बारे में पूछ लिया गया है, तो आप बेशक इसको छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में जो दी जाती हैं वो छोड़ने के लिए ही दी जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, बस उसी में क्या है उलझा रहता है। वो ऐसा जानबूझकर दिया जाता है ताकि आप उलझे रहें उसमें, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इसमें आप ये जो चीज़ें हैं आपका टीचिंग वाला, ये काफ़ी हद तक आपके जो है आप वो कितना सोच पाते हैं, कितना जो है लॉजिकल वे में इसको डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। ये आपका डिपेंड करता है एग्ज़ाम हॉल में। और एक जो लास्ट में बचता है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कुछ इंडियन लॉजिक भी शामिल है। लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा सा अब 2 सालों से देखा गया है, काफ़ी क्या कर दिया है लॉजिकल रीजनिंग में टफ बना दिया उसका। इसमें पकड़ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन
पूछ सकता है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आप क्या कीजिए कि आप लगभग जो है जब 3 या 4 सेट सॉल्व करेंगे लगभग 100 पेपर, तो आप उसमें ये पकड़ने का प्रयास कीजिए कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए, 3 टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो कम से कम 10 या 15 बार रिपीट कर रहे हैं एक ही सेट के पेपर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी लास्ट में जून में हुआ, तो जून 2023 में देखिए कि अगर लॉजिकल रीजनिंग से कौन से ऐसे क्वेश्चन या कौन से टॉपिक से बहुत बार रिपीट किया है, तो उस तरीके से आपको पकड़ में आ जाएगा, एक आपको बेसिक समझ हो जाएगी कि हाँ अच्छा लॉजिकल रीजनिंग से इस जो है यूनिट्स इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़कर इस यूनिट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये 10 यूनिट का जो आपको एनालिसिस बताया गया है, अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो आपका एक स्मार्ट वे में, ठीक है, हमको एक गधे की तरह नहीं मेहनत करना, बल्कि हमको स्मार्टली प्रिपरेशन करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को क्या किया जा सकता है, गेन किया जा सकता है, ठीक है। ये रहा आपका 10 यूनिट का एनालिसिस। अब हम लोग थोड़ा सा इसके सोर्स की बात करें कि आप इसको कहाँ से जो है, अगर आप पढ़ना चाहें इसके लिए कुछ जो आपको बताए गए मेन टॉपिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जानते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें है आपका KVS मदान की बुक, ठीक है। KVS मदान की बुक थोड़ा सा मोटी बना दी गई है, तो आपको उसको देख के बच्चे देखने परेशान रहते हैं कि सर इतनी मोटी बुक को कैसे कवर करें। अरे भैया वो पूरी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी है। जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसको आपको बार बार देखना है, ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स को वहाँ से देख सकते हैं। अगर ये बुक ले लीजिए, या एक बुक आई है आपकी मार्केट में दृष्टि प्रकाशन की, ठीक है, जो दृष्टि प्रकाशन है वो भी निकाला है फर्स्ट पेपर पर, इसकी थोड़ी सी पतली सी बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। कुछ ऑनलाइन यूट्यूबर हैं जो आपको फ्री में काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड कराए हैं, उनसे जाके उनसे पढ़ के आप जो है क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को जो आपके समझ में नहीं आ रहा है वो कवर कर सकते हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा तो जो है कुमार भरत सर हैं जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और बात करेंगे तो अदिति मैम हैं, अदिति शर्मा मैम हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। और आप पढ़ सकते हैं तलवीर सिंह सर से, तलवीर सिंह सर से। तो ये सारे टीचर्स जो है आपको, ये मैम हैं, तो ये सारे जो है आपको क्या है कि फ्री में कुछ काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर से पूरी की पूरी यूनिट आपको पढ़िए, किसी से टीचिंग पढ़ लीजिए जो आपको अच्छा लगे, किसी का ICT अच्छा है। जैसे मैंने जो है सबसे ज़्यादा जो पढ़ा है वो कुमार भरत सर से पढ़ा है और अदिति मैम से पढ़ा है, कुछ चीज़ें मैंने तलवीर जो है सर से भी ली है, ठीक है। तो ये आपका जो है सोर्स मतलब जो है रहेगा, और सोर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है आपको। जितना ज़्यादा सोर्स आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या पैदा करेगा, वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट पेपर के बारे में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने जो है 38 जो मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं, तो 38 क्वेश्चन सही होने में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मैंने लगभग जो है 3 सेट निकाले थे, लगभग मोर देन 100 पेपर्स निकाले, और 100 पेपर्स को मैं विदिन टाइमर लगा के अच्छे से उसको सॉल्व करता था। इसमें 4 के 4 आपके जो है, जो पहले इसमें 4 जो है ऑप्शन, किसी में 6 ऑप्शन, उन ऑप्शन को पकड़ने का प्रयास किया गया, ठीक है। और एक रही बात इसमें जो मैं मिस कर रहा था कि फर्स्ट पेपर में आपको कीवर्ड पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर टीचिंग और रिसर्च में। अगर आप टीचिंग और रिसर्च में कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो कीवर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी पेपर सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है, जितना ही एलिमिनेट कर पाएँ आप, पहला जो कंसेप्ट लगाना है वो एलिमिनेशन का ही लगाना है। ये ओवरऑल आपके फर्स्ट पेपर के बारे में जानकारी रही, जिसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है, अच्छे से उसको सॉल्व करना है। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको जो मैंने सोर्स बताया वहाँ से जल्दी से उसको कवर कर सकते हैं टॉपिक्स को। बाकी मैथ आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है, चाहे वो बात हो डेटा इंटरप्रिटेशन की या बात किया जाए आपके जो मैथमेटिक्स आते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में, जैसे मैंने बताया आपको, जो आपका जो है कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से, समय चाल दूरी, इस सब से हो गया, ठीक है, या आपका प्रॉफिट लॉस से हो गया। यहाँ सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये तभी आप जो है इस पर डिफीट होते हैं जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए उसको आप देखिए, मैथमेटिक्स की कोई भी मार्केट में तमाम बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, उसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन गलती करने का मतलब आप सीधा क्या हो जाएंगे, बैकअप कर जाएंगे, आप लोगों से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप मोर देन 35 क्वेश्चन अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट पेपर के बारे में आपको जानकारी थी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा, इस पर आपको कुछ जो है और अधिक जानकारी जो है दी जाएगी, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी।
और मैं बताना चाहता हूँ अब बात करते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए हम एक इनिशिएटिव लाए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि बहुत कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं और कुछ ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि जो आपका ज्योग्राफ़ी है, ज्योग्राफ़ी में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो नए पैटर्न पे हैं या पुराने पैटर्न पे, उसको एनालाइज़ किया गया है कि जो 10 यूनिट हैं, हर यूनिट से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको कल से आपको उस पे वीडियो मिलना स्टार्ट होगा कि जैसे हम कल से जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो जियोमॉर्फोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर अगर जो सब टॉपिक्स है वहाँ से भी, तो किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बताया जाएगा आपको। तो इससे आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि आपको उस यूनिट्स में कौन-कौन से टॉपिक को बताया जाएगा कि केवल आप तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में जाइए। क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आज तक 10 सालों में कोई एक टॉपिक दिया है कि उससे केवल 2 क्वेश्चन आए हैं। तो हम उसको 2 क्वेश्चन के लिए उस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 10 यूनिट आपको पढ़ना है, तो जो है इससे कैलकुलेशन करके निकाला गया है कि किस यूनिट से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो वो टॉपिक से आपको सजेस्ट किया जाएगा। वो 10 या 15 साल का एक एनालिसिस रहेगा, ठीक है। तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है कि हमें कौन-कौन से यूनिट्स में कौन-कौन से टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो कल से आपको प्रॉपर जो है वीडियो और इस पे जो है सब्जेक्ट से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये 10 से 15 दिन तक हम लोग करेंगे और नेक्स्ट मंथ से हम लोग पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर कुछ और जो एमसीक्यू हैं, जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो 10 साल का पेपर है, उसको एनालाइज़ करके उसके पैटर्न को समझते हुए, उसके क्वेश्चन के गहराई को समझते हुए हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किस लेवल के। और उसी बेस पे हम लोग हम और हमारी टीम जो मिलकर है वो एमसीक्यू तैयार कर रही है, जो आपको अगले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।